जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। भारतीय उच्चायुक्त की कड़ी आपत्ति और भारतीयों के कड़े रुख के बाद मालदीव सरकार ने उनके 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लक्षद्वीप दौरे के समय जारी फोटो पर काफी आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं। इन मंत्रियों में मरियम शिवना, मालशा और महजूम माजिद शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणियों के विरोध में भारतीय भड़क उठे। पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 4000 भारतीयों ने मालदीव में होटल बुकिंग रद्द करा दी। करीब 3000 हवाई टिकटें रद्द कर दी गईं। यह दुनिया में पहला मामला है जब किसी देश के मंत्रियों को इसलिए निलंबित किया गया है कि उन्होंने दूसरे देश के किसी नेता के खिलाफ टिप्पणी की थी। भारतीय आपत्ति पर मालदीव ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने वाले तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा का उपहास उड़ाने पर भारतीयों ने सख्त प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पूर्व राष्ट्रपति मालदीव नशीद ने भी अपनी प्रतिक्रिया को दिखाया आईना और कहा, भारत हमारा दोस्त है। 4 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लक्षद्वीप दौरे के अनुभव को एक्स पर साझा किया था। इसमें उन्होंने लिखा था कि जो लोग रोमांचकारी अनुभव लेना चाहते हैं, लक्षद्वीप उनकी सूची में जरूर होना चाहिए। मैंने स्नॉर्कलिंग को भी कोशिश की, यह बेहद मजेदार अनुभव था। उन्होंने लक्षद्वीप को पर्यटन का बेहतर विकल्प बताया था। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव का कहीं नाम नहीं लिया था। इस मामले में भारतीय उच्चायुक्त ने मुद्दे को वहां की सरकार के समक्ष उठाया और आपत्ति भी दर्ज कराई। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने इन बयानों को अपने से अलग कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के अपमान पर हजारों भारतीयों ने मालदीव की बुकिंग रद्द कराते हुए हवाई टिकटें रद्द कराई हैं। प्रमुख हस्तियों ने कहा है, बाहर जाने की जरूरत नहीं, लक्षद्वीप जाओ। इसके बाद मंत्री मरियम शिवना, मालशा और मजहूम निलंबित किए गए हैं। मालदीव केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के नजदीक है। इस देश की आबादी 4.5 लाख है और इसमें से 98% से अधिक आबादी मुस्लिम है। मालदीव की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पर्यटन पर आश्रित है। देश की जीडीपी में इस क्षेत्र की करीब 1/3 हिस्सेदारी है। 25,000 प्रत्यक्ष तो बड़ी संख्या में लोग अप्रत्यक्ष रूप से इस रोजगार से जुड़े हुए हैं। मालदीव पर्यटन मंत्रालय के अनुसार बीते दिसंबर तक करीब 18 लाख पर्यटक वहां पहुंचे, जो कि 2022 के 15 लाख पर्यटकों की तुलना में करीब 13% अधिक हैं। पिछले साल कुल पर्यटकों में 2 लाख के साथ भारतीयों की संख्या सर्वाधिक है। रूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। इस कदम को भारत के साथ रिश्तों को बेहतर बनाने से ज्यादा वहां के पर्यटन उद्योग को बचाने का एक कदम बताया जा रहा है, क्योंकि मोदी के अपमान पर भारत में लोग भड़क गए हैं। श्री राम जन्मभूमि स्थान पर बन रहे भव्य मंदिर के दूसरे तल का काम प्राण प्रतिष्ठा के बाद शुरू किया जाएगा। भूतल और प्रथम तल का काम लगभग पूरा हो चुका है। फिनिशिंग का काम युद्ध स्तर पर पूरा किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भूतल के सीमित क्षेत्र में ही राम भक्तों का जाना हो पाएगा। केवल गजराज द्वार से प्रवेश कर सिंह द्वार होते हुए भूतल में दर्शनार्थी प्रवेश करेंगे। इसके बाद दक्षिणी द्वार के रास्ते से बाहर चले जाएंगे। श्री राम जन्मभूमि परिसर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के चलते अब रात में बचे हुए काम पूरे किए जाएंगे। मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कल निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा में दिन रात काम कर इसे सोमवार तक पूरा करने का निर्देश दिया है। इस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और पूरा उत्तर प्रदेश गलन से कांप रहा है। उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत सभी राज्यों में कल भी सर्दी का प्रकोप रहा। कई स्थानों पर घने कोहरे के कारण सुबह के समय दृश्यता कम रही। हरदोई में भी आज सुबह से घना कोहरे के कारण
दृश्यता कम है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक ठिठुरन से राहत मिलने के आसार नहीं हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर बारिश होने और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का भी अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। इसके अलावा ओले पड़ने की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा छाया रहने की चेतावनी भी जारी की गई है। 9 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना व्यक्त की गई है। संगीत के सुरों से हो रहा है रामलला का स्वागत। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अभी 2 हफ्ते शेष हैं, लेकिन देश भर में लोग भगवान राम की आराधना में लीन हैं। खासकर सोशल मीडिया पर संगीत के सुरों से रामलला का देश भर में स्वागत किया जा रहा है। इन दिनों राम पर गाए भजनों की धूम हर तरफ सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ सहित कई हस्तियां राम पर गाए भजनों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर लोगों को उसे सुनने का आग्रह भी कर रहे हैं। वहीं श्री राम घर आए भजन इस महीने 1 जनवरी को ही रिलीज हुआ है। इस भजन को गुजरात की लोक गायिका गीताबेन रबारी ने गाया है। वहीं 2022 में रिलीज किए गए गीत मेरे घर राम आए हैं को लोग यूट्यूब पर खूब देख रहे हैं। अयोध्या में 1 माह रोज तक लगातार बटेगा 10,000 भक्तों में प्रसाद। अयोध्या में श्री रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि जैसे इससे नजदीक आ रही है, वहीं भक्ति से ओतप्रोत होकर लोग हर तरफ कुछ दान पुण्य कर स्वयं को कृतार्थ करने में भी लगे हैं। ऐसे में मिर्जापुर के देवराहा बाबा आश्रम की ओर से अयोध्या के कारसेवकपुरम पहुंचने वाले 10,000 भक्तों को प्रतिदिन देशी घी का हलवा और 5 लड्डू प्रसाद स्वरूप वितरित किए जाएंगे। अयोध्या के लिए आज 2400 किलो का घंटा रवाना होगा। घुंघरू की नगरी जलेसर में श्री राम मंदिर के लिए बनाया गया घंटा आज अयोध्या भेजा जाएगा। 2400 किलो वजन का घंटा अष्टधातु से निर्मित है और इसका कल पूजन भी किया गया। सावित्री ट्रेडर्स के मालिक आदित्य मित्तल और प्रशांत मित्तल द्वारा बनवाए गए घंटे की लागत 25 लाख रुपए है। पूर्व में पालिकाध्यक्ष द्वारा भी इस घंटे को लगवाने की पहल की गई थी और अयोध्या में ये घंटा अब पहुंचेगा। इसके लिए एक रथ तैयार कराया गया है। आज 9 बजे के बाद एक कार्यक्रम होगा और वन और राज्य मंत्री वहां के इस रथ को रवाना करेंगे। बीमा कंपनियों बीमा धारकों के बीच विवाद को सुलझाते हुए उच्चतम न्यायालय ने अभी पिछले ही दिनों एक बड़ा फैसला दिया है। अब अदालत ने साफ किया है कि बीमा पॉलिसी उसी तिथि से प्रभावी मानी जाएगी जिस तारीख को उसे जारी किया गया, चाहे उसे पिछली तारीख से खरीदा गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि पॉलिसी जारी करने की तारीख ही सभी उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक और प्रभावी तारीख होगी। अदालत के सामने मुद्दा यह था कि वह कौन सी तारीख होगी जिससे पॉलिसी प्रभावित मानी जाएगी। क्या यह वह तारीख होगी जिस दिन पॉलिसी जारी की जाती है, या पॉलिसी में उल्लिखित प्रारंभ की तारीख होगी, या जमा रसीद या कवर नोट जारी करने की तारीख होगी। अदालत ने उपभोक्ता फोरम के आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि प्रीमियम की प्रारंभिक जमा रसीद जारी करने की तारीख से ही पॉलिसी शुरू होने की तारीख मानी गई थी। भारत में सबसे बड़े शहरी केंद्रों में आबादी के लिए 11 केंद्रों का आंकड़ा प्रस्तुत किया गया। इन शहरों की कुल आबादी 1991 से 2011 के बीच बढ़ोतरी देखने को मिली है। 1991 में कुल आबादी 30.6% थी, जो 2001 में 42.2% और 2011 में 49.8% हो गई है। बिजली चोरी के मामले में विजिलेंस की छापेमारी पर उठ रहे सवालों के लिए उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने अब कहा है कि छापेमारी की कार्रवाई के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराना अनिवार्य होगा। जांच के बाद मौके से ही जांच आख्या निर्धारित प्रारूप में आरएमएस पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। जांच टीम के बारे में जानने के लिए उपभोक्ताओं को कई अधिकार दिए गए हैं। प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्देश दिए गए हैं कि मीटर की चेकिंग के समय जांच टीम जियो टैग फोटो इस प्रकार ले कि मीटर की रीडिंग के साथ ही तिथि व समय भी फोटो में अंकित हो। राजस्थान के रेगिस्तानों, हवेलियों, होटलों, रिजॉर्ट में पधारो हमारो राजस्थान, महारो रंगोली राजस्थान,
और इस तरीके के स्वागत और मनोरंजन जैसी परंपरा अब उत्तर प्रदेश में भी शुरू की जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य के सांस्कृतिक विभाग ने उत्तर प्रदेश के होटलों और रिजॉर्ट में यूपी के विभिन्न अंचलों के लोक संगीत के साथ ही शास्त्रीय और उप शास्त्रीय गायन वादन नृत्य के कार्यक्रम पेश किए जाने की योजना तैयार की है। इसके लिए कलाकारों को प्रशिक्षित करने वाली संस्थाओं को संस्कृति विभाग की ओर से अधिकतम प्रति संस्था 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी जाएगी। यह जानकारी सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह द्वारा उपलब्ध कराई गई है। भारतीय वायुसेना ने कारगिल हवाई पट्टी पर विशालकाय परिवहन विमान C-130J को पहली बार रात में उतारने में सफलता हासिल की है। इसके साथ ही वायुसेना ने अपनी बेहतरीन क्षमता का प्रदर्शन किया है। वायुसेना ने कल एक्स पर विमान की लैंडिंग का वीडियो भी जारी किया। नए साल में शासन की तरफ से 31 नई सड़कों के नव निर्माण को मंजूरी दी गई है। नबार्ड योजना के तहत बनवाई जाने वाली यह सड़कें बसावटों को आपस में मुख्य मार्ग से जोड़ेंगी। इसके निर्माण पर लगभग 50 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ऐसे कई छोटे बसावट यानी गांव मजरा हैं जिनका मुख्य मार्ग व पास के गांव से डामर सड़क से जुड़ाव नहीं है। हाल ही में विभाग की ओर से 500 या उससे अधिक की आबादी वाले गांवों की छटनी करके जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव प्राप्त कर सड़कों का सर्वे कराया गया था। सर्वे के बाद नाबार्ड योजना के तहत उनके निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया था। नए साल के पहले सप्ताह से ही शासन ने प्रस्तावित किए गए 31 सड़कों के नव निर्माण कार्य को स्वीकृति दे दी है। इन सड़कों को लगभग 80 से 90 किलोमीटर लंबाई में बनाया जाएगा। हरदोई में जन औषधि केंद्र में 40 प्रकार की दवाएं खत्म हो गई हैं। 60 प्रकार की दवाएं ही औषधि केंद्र में बची हैं और मरीजों को अब बाहर मेडिकल स्टोर से महंगी कीमत पर दवा खरीदनी पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से मरीजों का जन औषधि केंद्र में भी साथ छोड़ने जिला अस्पताल परिसर में स्थित प्रधानमंत्री जन आरोग्य औषधि केंद्र पर करीब 100 प्रकार की दवाई रहती थी, लेकिन वर्तमान समय में हरदोई में करीब 60 प्रकार की दवाएं रह गई हैं। करीब 40 प्रकार की दवाएं पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। इसमें खासकर कफ सिरप, दर्द स्प्रे, पैरासीटामोल सिरप आदि जैसी महत्वपूर्ण दवाएं भी खत्म हो गई हैं। वहीं करीब 5 प्रकार की दवाएं जिसमें शुगर, नेबुलाइजर आदि दावों की बिक्री न होने के कारण एक्सपायर हो गई हैं। मरीजों की माने तो ज़्यादातर डॉक्टर ऐसी दवाएं लिखते हैं जो यहाँ नहीं मिल पाती। इसकी वजह से अक्सर निजी अस्पतालों की दौड़ मरीजों को लगानी पड़ती है। हरदोई में जिला उद्योग से नए उद्योग के लिए लोन लेने वालों को अब सब्सिडी जारी कर दी गई है। ये सब्सिडी बैंक के पास बंधक रहेगी। योजना के तहत सत्यापन के बाद 32 लाभार्थियों के खाते में 75 लाख रुपए की सब्सिडी भेज दी जाएगी। हरदोई में शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में इस नए साल में गर्रा नदी पर नसेौली गोपाल नसेौली पनशाला संपर्क मार्ग पर पुल बनाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। पुल का निर्माण होने से 2.25 लाख लोगों को लाभ होगा और इन्हें बाढ़ के दौरान आवागमन में परेशानी नहीं होगी। पुल निर्माण की मंजूरी मिलने के बारे में उत्तर प्रदेश की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने बताया है कि उक्त पुल के निर्माण के लिए काफी समय से प्रयास वो कर रही थी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद के प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया है और ये कहकर कि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कराने के लिए वो कृत संकल्पित हैं। आगे भी कई परियोजनाओं को मंजूरी मिलेगी। बाढ़ से होने वाले नुकसान और कटान को रोकने के लिए हरदोई में गंगा नदी पर 7 करोड़ 19 लाख रुपए की 2 परियोजनाओं पर काम कराया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा इन परियोजनाओं की स्वीकृति जारी कर दी है। शारदा नहर विभाग को बाढ़ से बचाव की परियोजनाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बाढ़ के समय गंगा नदी के पानी से विधानसभा क्षेत्र बिलगाम मल्लावा के कटरी क्षेत्र में बसे गांव के में कटान के साथ ही फसलों और घरों को नुकसान भी होता है। प्रदेश के किसान और व्यापारी अब घर बैठे जिले की मंडी का भाव जान सकेंगे। इसके लिए मोबाइल ऐप तैयार किया जा रहा है। साथ ही सभी जिला एवं तहसील एवं ब्लॉक मुख्यालय पर डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाएगा। प्रदेश में पश्चिम एवं पूर्वांचल के बाढ़ प्रभावित 18 जिलों में सरकार की ओर से 100 स्थायी शरणालय बनाए जाएंगे।
स्थायी शरणालय बनाने के लिए बाढ़ के समय 3,000 लोगों को समय पर आश्रय मिलेगा। सरकार इस पर 622 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसमें हरदोई जिला भी 18 जिलों में शामिल है, जहां पर कि स्थायी बाढ़ शरणालय बनाए जाएंगे। इस समय अयोध्या में राम मंदिर की धूम है। वहीं जिन लोगों ने जिस समय ये आम मंदिर आंदोलन चल रहा था, उसमें जो लोग सक्रिय रहे वो अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। इसी प्रकार की बात जो है वो मुंबई की शालिनी, जिन्होंने कार सेवा की थी, वो उस समय वो 63 वर्ष की थी, काफ़ी उनकी उम्र हो गई है। उनका मानना है कि शालिनी बताती हैं कि बहुत कोशिशों के बावजूद ढांचे की जब एक दीवार नहीं गिरी थी तो अचानक एक बंदर उस दीवार पर बैठ गया और उसने धूल का गुबार धक्का लगा करके पैदा किया और उसी से वो दीवार, ऐसा धक्का लगाया बंदर ने जिससे वो दीवार ढह गई। यानी कि मनुष्य से लेकर के और जानवरों तक का सहयोग उस समय इस कार सेवा में रहा। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। सुनते रहिए रेडियो जागो 90.4 FM। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।